अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फरासत सईद, सवाल न्यूज़ टीवी। यू आर इंटरव्यूड। मेरे साथ आज एक एबटाबाद से आई हुई सियासी समाजी शख्सियत मौजूद हैं जो कराची में एक निजी दौरे पे आए हैं। बहुत ही पॉपुलर पर्सनैलिटी हैं वहाँ एबटाबाद और गलियात रीजन की। इनका नाम है सरदार मोहम्मद खालिद साहब, जो कि एक्स सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं PTI के, और जो होटल ऑनर्स एसोसिएशन है उसके भी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं। आइए मैं आपकी इनसे मुलाकात करवाता हूं, इनसे पूछते हैं कि इन्होंने अपना सियासी कैरियर कैसे स्टार्ट किया और कैसे कैसे ये इस पार्टी में सरगर्म रहे, और इन्होंने बहुत दफ़ा इमरान ख़ान को अपने इलाके में मदऊ किया और इमरान ख़ान आए भी। इनकी बहुत ज़बरदस्त खिदमत रही हैं PTI के लिए। PTI के हवाले से सियासी क्या सरगर्मियाँ थीं जिनमें ये शामिल रहे, और इस वक्त PTI के क्या हालात हैं, ये सब चीज़ें इस डिस्कशन का एक हिस्सा बनने जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सरदार साहब? खैरियत? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मैं बहुत मशकूर हूँ सवाल न्यूज़ का। इलाके में वो क्या एक्टिविटीज़ थी कि आप इस काबिल हुए कि आप बहुत जल्दी ऊपर आ गए, और उसके बाद आप इमरान ख़ान के भी क्लोज़ एलाइज में शामिल हो गए और उन्हें आप एबटाबाद गलियात रीजन में लाने में कामयाब रहे? जी, हमारी फैमिली का भी शौक़ था, मेरे वालिद साहब भी सियासत में थे। उसके बाद इमरान ख़ान के साथ मैं शामिल हुआ हूँ 2007 में। मैं उसकी टीम का हिस्सा बना, हर जगह पे हमने रुकनीत साजी की, और अल्हम्दुलिल्लाह 2011 में जो इमरान ख़ान का बड़ा जलसा लाहौर मीनार पाकिस्तान में था उसमें भी हमने पार्टिसिपेट किया। उसके बाद इमरान ख़ान के हर जलसे में हर जगह पे पहुंचते रहे। अल्लाह के फजल व करम से 2013 में KPK में हमारी गवर्नमेंट बनी, जिसने बहुत अच्छा रिज़ल्ट दिया। तो उसके बाद बल्दियाती इंतखाब हुए, मैंने टिकट के लिए अप्लाई किया, पार्टी ने मुझे एक्सेप्ट किया, मुझे तहसील का टिकट मिला। फिर मैं डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट की हैसियत से रहा। फिर हमने बहुत से मामले PTI की टीम ने मिलकर, जो हमारे उस वक्त के सदर थे नकीबुल्ला खान, वो अच्छे विजन के मालिक थे, अच्छा काम किया उन्होंने। तो हमने जो पार्टी का इख्तलाफ था वो भी दूर किया उस वक्त। तो जहाँ तक इमरान ख़ान साहब का ताल्लुक़ है, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की अवाम के पास सवाए उसके अलावा कोई दूसरी चॉइस नहीं है, चूँकि इमरान ख़ान ने सब कुछ छोड़ के हमारे मुल्क के लोगों की खिदमत के लिए आए। बाकी लोगों ने तो इस मुल्क को लूटा खसूटा। तो जी अच्छा, एक बात ये बताइएगा, अभी सबसे ज़्यादा PTI को किस चीज़ की ज़रूरत है कि वो अपने आप को यूनाइट रखें? इस वक्त जो सियासी सरगर्मियाँ चल रही हैं उसमें सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरत है इस वक्त इमरान ख़ान को अपनी टीम को यूनाइट रखने के लिए? लेकिन दो चीज़ें मेरे ज़हन में हैं। एक तो जो मौजूदा सेटअप बनाया गया, तंजीमी सेटअप, उसमें उन लोगों को बिल्कुल इग्नोर किया गया जो पार्टी के डाई हार्ड वर्कर थे, जिन्होंने पिछले 2018 में अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, अपने करीब तरीन रिलेटिव्स को छोड़कर पार्टी का साथ दिया। मैं समझता हूँ उन यंगस्टर की बहुत हाइप क्रिएट की गई। वो हमारे मुल्क के लिए क्या करता है। दूसरी मेन जो चीज़ है वो है महंगाई। अगर इमरान ख़ान और उसकी गवर्नमेंट महंगाई पे काबू कर लेती है तो ये सबसे बेस्ट होगा इस मौजूदा टेनेवर में, क्योंकि महंगाई एक ऐसा बड़ा चैलेंज है जो इस गवर्नमेंट को पहले दिन से फेस करना पड़ रहा है, लेकिन अभी तक ये काबू नहीं कर पाए हैं। और आप सही कह रहे हैं बिल्कुल कि ये वाहिद चीज़ है जिस पे अगर कंट्रोल कर लें तो आवाम की वो एक बहुत बड़ी जो एक पहले भी उनकी एक पज़ीराई थी, आवाम इनको दोबारा बहुत ज़्यादा इनको अप्रिशिएट करेंगे। अच्छा, ये बताइएगा कि आपका सियासी कैरियर स्टार्ट कैसे हुआ? जी, मैं जब स्टूडेंट दौर से ही मेरा सियासी कैरियर स्टार्ट था। तो 2002 जो था वो पहला इलेक्शन था हमारे मौजूदगी में। उससे पहले भी मैं पार्टिसिपेट करता रहा सूबाई और कौमी असम्बली के जो हमारे लोग इलेक्शन लड़ते थे, तो उनकी टीम का हिस्सा रहा हूँ। तो फिर ये शौक़ बढ़ता गया, चूँकि वो इलेक्शन जो था वो उस वक्त मुशर्रफ दौर था, काफ लीग थी, और हमारे हल्के में जो सरदार यकूब साहब थे, डिप्टी स्पीकर भी रहे हमारे, और सरदार अजीज़ साहब, हम उनके साथ रहे हैं। फिर
2008 में भी उन्हीं लोगों के साथ रहे और 2013 में मैं, मेरी पूरी टीम, मेरे पूरे दोस्त, मेरा पूरी फैमिली यकसर PTI में चले गए थे हम। अच्छा, ये बताइएगा गलियात में आपको क्या लगता है कि कौन से बड़े मसाइल हैं जिनको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है? जी हाँ, बहुत ज़बरदस्त आपने क्वेश्चन किया, जो मैं हमेशा अपने लीडरान, अपने कायदीन को कहता हूँ कि गलियात में मेगा प्रोजेक्ट्स चाहिए। जिस तरह देखिए ना, मेरी जो यूनियन कौंसिल है NathiaGali, NathiaGali is the most popular from world, from पाकिस्तान। तो वहाँ पे देखें, हम सारे गलियात के रहने वाले लोग हैं, तो गलियात में गैस नहीं है, गलियात में बालन का बड़ा मसला है, गलियात के अप्रोच रोड ठीक नहीं है। जो आप भी कराची में रहते हैं, हमारे दोस्त, तो वो भी जब जाते हैं तो काफ़ी मसाइल का शिकार होते हैं। तो इसलिए वहाँ पे एजुकेशन का सिस्टम नहीं है, बड़ा हॉस्पिटल कोई नहीं है। तो अगर ये सारी फैसिलिटीज़, मैं खुद ज़ाती तौर पे PM साहब को उस वक्त, चूँकि वो PM नहीं थे, उनको लेकर हम NathiaGali हॉस्पिटल ले गए। उन्होंने वादा भी किया था कि जी मैं इसको एक बड़ा इंस्टीट्यूट बनाऊंगा, लेकिन आज तक उस पर कोई काम नहीं हुआ। इसी तरह हमारे एजुकेशन के मसाइल हैं। तो मसाइल तो बहुत हैं, लेकिन अगर NathiaGali या गलियात के हवाले से तो गैस का सबसे बड़ा मसला है और बेरोज़गारी का बड़ा मसला है। जिस तरह कोरोना का दौरा चल रहा है, तो हमारे लोग, पूरे गलियात के लोग जो थे, वो सर्विसेज में काम करते हैं, रेस्टोरेंट, होटल, शादी हाल, इन जगहों में काम करते हैं, और टैक्सी ड्राइवर हैं। तो कोरोना की वजह से उनका, मतलब आप कह लें अपनी ज़बान में, पट्ठा ही गोल हो गया है। तो चूँकि ये 12,000 से भी कुछ नहीं बनता जो खान साहब ने शुरू किया, ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है, लेकिन इससे हमारे इलाके में गुजारा ही नहीं होता। हाँ जी, सही कह रहे हैं। हमारे यहाँ एक जो गलियात रीजन में एक है जो ट्रैवल टूरिज़म की इंडस्ट्री है, उसी पे डिपेंड कर रहे होते हैं। तो इसको बेहतर करने के लिए क्या आपकी तजावीज़ हैं जो आपने आगे फॉरवर्ड भी की होंगी इमरान खान को, या क्या किया जा सकता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। मैं चूँकि एक तंजीम का प्रेसिडेंट भी हूँ, उसको कहते हैं GDO, गलियात डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, माशा। तो गलियात जो है ये अरनो से स्टार्ट लेती है और स्वार गली तक। अच्छा, वहाँ पे टूरिज्म अट्रैक्शन के लिए मैंने हमेशा बड़े प्लेटफॉर्म पे 3-4 सजेशन दी थी, देते रहते हैं हम अक्सर। एक तो किसी बाज़ार में आप चले जाएं, वहाँ पार्किंग नहीं है। ये बिग इशू है जो बहुत लोग आते हैं, आज तक हल ही नहीं होता। पुलिस वाला कहता है उस साइड पे चले जाएं, उस साइड पे चले जाएं। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जो हमारा बड़ा रकबा जो है ना, बहुत बड़ा रकबा, वो वाइल्ड लाइफ ने अपने कब्जे में रखा हुआ है। क्योंकि वहाँ पे फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट है जहाँ पे आप कुछ डेवलप कर सकते हैं। राइट। लोगों की अपनी ज़मीनें, खुद मालिक जो हैं 4 कनाल 6 कनाल से ऊपर कोई मालिक ही नहीं है देहाती एरिया में, और बड़ा एरिया फॉरेस्ट वालों के कब्जे में है। वहाँ फॉरेस्ट अगर हमें दे, वहाँ झील भी बन सकती हैं, वहाँ पे ग्राउंड भी बन सकते हैं। हमारी सब यूसी को KPK गवर्नमेंट ने एक ग्राउंड दिया है, लेकिन जगह ही नहीं है, क्योंकि ग्राउंड कहाँ बनाए। इसलिए वहाँ पे अट्रैक्शन की बड़ी चीज़ें हैं, लेकिन ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ बात करनी पड़ेगी, क्योंकि CM होते हैं। CM अगर उनसे बात करें तो ये सारे मामला हमारे हल हो सकते हैं, और 9 से लेकर स्वार गली तक। अच्छा, एक चीज़ बताइएगा, इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए एक हैवी इन्वेस्टमेंट भी चाहिए होगी, क्योंकि वो सारे पहाड़ हैं, पहाड़ों को काटना पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है कि ये इन फ्यूचर ऐसा कोई प्रोग्राम बन सकता है जिसमें ये हैवी इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हो जाए कौन? लेकिन ये हैवी इन्वेस्टमेंट तो इतनी नहीं है जितना GDA के पास फंड है। बेशुमार फंड मिलता है GDA को। आप अगर GDA को देखें तो उनका जो एबटाबाद में एक ऑफिस है, उसकी मंथली जो एक्सपेंस है वो मेरे ख्याल में सैलरी को छोड़कर 10-15 लाख रुपया है, जो रेंट देते हैं, जो गाड़ियों के पेट्रोल यूज़ करते हैं। तो उसके पास फंड भी है, फिर वो टैक्स भी कलेक्ट करते हैं। अयूबिया लिफ्ट का आज तक जो है वो अयूब खान के दौर की जो बनी हुई है उसको चेंज ही नहीं किया गया। अयूबिया लिफ्ट जो है वो सबसे बड़ा अर्निंग है। फिर NathiaGali में जो टैक्सेस वो लेते हैं लोगों से, करोड़ों में लेते हैं। GDA प्रॉफिटेबल अदारा होना चाहिए। राइट। तो GDA के मैं DG साहब को यहाँ से मैसेज देना चाहता हूँ कि उन्होंने वैसे सफाई सुथराई के लिहाज से बड़ा काम किया, अच्छा काम किया, लेकिन अब जो टैक्स कलेक्शन वो कर रहे हैं तो उससे तो बड़े बड़े काम हो सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक सवाल ये है कि मतलब बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जो बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं अपने लीडर्स से, पॉलिटिकल लीडर्स भी हैं और दूसरे लीडर्स भी हैं।
तो उनको जमा करने के लिए सियासी पार्टियां एक बहुत ज़बरदस्त किरदार अदा करती हैं। तो आप क्या समझते हैं हमारी जो अभी की यूथ है, क्या वो इस प्लेटफॉर्म पे जमा हो सकेंगे और मुल्क की सियासी सरगर्मियों में भरपूर तरीके से अमल अपना काम कर सकें? नहीं, मेरे ख्याल के मुताबिक जब तक इमरान खान हैं तो यूथ इकट्ठी करना कोई मुश्किल काम नहीं है। जो सवाल आपने किया कि यूथ को इकट्ठा कैसे किया जाता है, यूथ वाहिद ऐसी PTI वाहिद ऐसी जमात है जो यूथ पे कामयाब हुई है और आज भी जो है ना नौजवानों का लगन है। लेकिन जो कहते हैं ना जी मेरिट्स ये वो, तो मेरिट नहीं होते, आज भी सिफारिश चल रही है, उन गुरबा के लिए मेरिट रखा गया है। तो मेरे ख्याल में इमरान खान को उस पर नोटिस लेना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक वक्त था जब इमरान खान जलसे करने कराची भी आते थे तो ये यंगस्टर्स ही थे जो पहुंच जाते थे उनके जलसों में, तो इन्होंने ही उनको ऊपर पहुंचाया। जी सरदार साहब, एक सवाल ये है कि आपकी जो लास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट थी आपकी थी, PTI की थी, तो PTI के हवाले से क्या ऐसे काम हैं, डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हैं या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप समझते हैं आपके KPIs में शामिल हैं? डिस्ट्रिक्ट एबटबाद जो ही बल्दियाती इंतखाब कंप्लीट हुए तो एक रोले रप्पे में ही पड़ी रही, जिसमें सरदार शेर बहादुर साहब ज़िला नाज़म हो गए। उसके बाद अली खान ने केस कर दिया, डिसीजन होते होते कम से कम 2 साल 2.25 साल गुजर गए। तो उसके बाद अली खान ज़िला नाज़म बने तो फ़ौरन ही कौमी और सूबाई इलेक्शन हो गए, तो अली खान डायरेक्टली MNA हो गए। उसके बाद उन्होंने सरदार सईद साहब को ज़िला नाज़म बनाया। मेरे ख्याल में कुछ 4-4.5 अरब रुपए का फ़ंड है जो सरदार सईद साहब ने तकसीम किया और आज तक RUC में जो है उनके मेंबर्स जो हैं अपोजिशन के मेंबरों को भी उन्होंने दिया। तो RUC में काम हो रहा है। बल्दियाती इंतखाब में बल्दियात में जितने काम हुए हैं तारीख़ में इतने काम कभी नहीं हुए जितने बल्दियात में हुए हैं। अच्छा। और ख़ुसूसी तौर पे हमारे डिस्ट्रिक्ट एबटबाद में तहसील में बहुत काम हुए हैं, तहसील वालों ने बड़े फंड्स दिए हैं। तो वो हमारी UC में शायद हमारा मेंबर तहसील कौंसिल उतने काम ना करवा सका, लेकिन ये है कि जितने काम तहसील एबटबाद में हुए, डिस्ट्रिक्ट एबटबाद में हुए, मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ सरदार सईद अनवर को कि उन्होंने ये दिन रात लगा कर ये काम किया। कराची में भी आप बेशुमार लोगों से मिले हैं और काफ़ी लोग आपसे मिलते रहे इस अरसे के दौरान जब आप यहाँ पे मौजूद रहे हैं, तो क्या आपकी राय है? जी, कराची में तो हमेशा कराची आता रहा हूँ, लेकिन जो पिछले साल हम कराची आए हैं BBSL के इनॉग्रेशन पे, और वहाँ पे जो हमें दोस्त मिले हैं अजमल मीर साहब, सरदार रवेज़ साहब, जमील साहब, अरशद साहब, इसहाक भाई, और बिलखसूस जो इन्होंने हमें इज़्ज़त दी, जो खिदमत की, जो चीज़ें जिस तरह ये हमारे सामने हमें इस्तकबाल दिया। और ख़ुसूसी तौर पे मैं ज़िक्र करूँगा DSP ज़फ़र साहब मरहूम का, अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फ़िरदौस का वारिस करे। तो मैं उनके घर भी गया हूँ। तो उसके बाद हमारी कंपनी में एक इजाफ़ा हो गया। तो इस दफ़ा मैं खामोशी से आया था। मेरा ये ख्याल था कि मैं किसी को फ़ोन नहीं करूँगा, किसी से मुलाकात नहीं करूँगा, चूँकि हमारे एक कारोबारी मामला भी था और हमारे एक दोस्त थे, उनके यहाँ कोई फंक्शन था, हम वहाँ आए थे। तो लेकिन अजमल मीर और रवेज़ भाई से कौन छुप सकता है, ये तो कराची के गुरु हैं। तो मैं फिर इन सब लोगों का, पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने जो इज़्ज़त दी, जो मोहब्बत दी, वो अनफॉरगेटेबल। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया सरदार साहब। इंशाल्लाह आगे भी मुलाकात रहेगी और आगे भी हम इंशाल्लाह आपको मदऊ करेंगे, गलियात में आके भी आपसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत थैंक यू।